नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नाइट स्टडी क्लासेस पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना का जो प्रावधान था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था, जबकि इसकी स्थापना दोस्तों 1774 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, यहाँ जो इसके प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। अभी आपको बताया मैंने ऊपर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। सेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायालय नहीं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सेमेस्टर नहीं थे, कौन थे अभी मैंने आपको बताया, एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 पर आ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 चार्टर एक्ट, बिल्कुल सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, बिल्कुल सही, इनका भी था हाथ इसमें। और प्राच्य विधि एवं आंग्ल विवाद, ये भी थे सर, तीनों ही हो जाएंगे इसके, ए बी सी, 1 2 3 तीनों हो जाएंगे। 1813 का चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था शिक्षा पर खर्च किए जाने के लिए। ठीक है, और जो इस 1 लाख रुपये की देने की जिम्मेदारी थी वो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसकी थी। ठीक है, और प्राच्यविद और आंग्ल विवाद, तो दोस्तों यहाँ से इनके प्रमुख नेता के नाम पूछे जाते हैं। तो प्राच्यविद के जो प्रमुख नेता थे या प्रमुख समर्थक कह लीजिए, वो थे एस टी प्रिंसिप। ठीक है दोस्तों। और जो अंग्रेजी शिक्षा के जो अग्रनेता बोलेंगे जिनको, वो थे ट्रेविलियन, ट्रेविलियन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दोस्तों कंपनी के समस्त अधिकार जो थे, वो व्यापारिक अधिकार जितने भी थे वो सभी खत्म कर दिए थे और केवल राजनीतिक अधिकार जो कंपनी को रह गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो दोस्तों ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो किस एक्ट के द्वारा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा बजट पर बहस करने की शक्ति तो मिली, लेकिन मतदान का अधिकार हमको नहीं मिल पाया। ठीक है, चलते हैं प्रश्न के साथ पर। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंटो सुधार। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देश में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मिली और इसी के अंतर्गत ही दोस्तों मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था दोस्तों कब की गई थी, 10 अक्टूबर 1937, 10 अक्टूबर 1937। ठीक है दोस्तों, और किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, अधिनियम क्या था, अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। और इसके प्रथम न्यायाधीश जो थे वो थे सर मॉरिस गुएयर। ठीक है दोस्तों, मॉरिस गुएयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था अभी बताया दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर बी, 1937। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो किस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद है ना, केंद्र में पूछा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में व्यवस्था शासन प्रणाली की नींव डाली। तो वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम। प्रश्न संख्या 12 पर आ जाते हैं दोस्तों। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता अथवा विशेषताएं हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार का द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था 1909 के मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, और
तीसरा स्टेटमेंट है केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसी के द्वारा 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 क्या दिया हुआ है दोस्तों? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई थी द्विसदनीय? तो अभी बताया दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी का लाया? तो कौन सा लाया अभी बताया दोस्तों आपको, 1919 एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 और क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो कहाँ से प्रेरित है दोस्तों? ये है भारत शासन अधिनियम से, ठीक है दोस्तों। और ब्रिटिश भारत में भी यह शक्ति किसको प्राप्त थी? ये थी गवर्नर जनरल को, ठीक है दोस्तों। पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश भारत में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त थी, तो वो गवर्नर जनरल को। और ये किस एक्ट के तहत थी? ये थी अधिनियम 1861, 1861 के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 पर आ जाते हैं दोस्तों। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो यहाँ दो निर्वाचन थे जो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा हुए थे दोस्तों। तो एक था 1926 और सेकंड था 1945, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 पर आ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? तो किसके द्वारा ये किया गया था? 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो जैसा आपको मालूम है, भारत सरकार अधिनियम 19 के द्वारा ही भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका की स्थापना और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का बंटवारा इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो किन योजनाओं पर आधारित था? आ जाते हैं दोस्तों। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, तो इसमें से क्या नहीं थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं की आवंटित किए गए थे, ये यहाँ गलत दिया हुआ है। दरअसल जो अवशिष्ट विषय थे वो गवर्नर जनरल के पास प्राप्त है, ना कि प्रांतीय विधायिकाओं को, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 एक संघीय व्यवस्था में केंद्र द्वय शासन भारत में लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा आपको बताया 1935 के अधिनियम द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 एक संघीय व्यवस्था में केंद्र द्वय शासन भारत में लागू किया गया था, तो ये कब लागू किया गया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसा आपको बताया 1935 के अधिनियम द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 21 दिया हुआ है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो अखिल भारतीय संघ का जो पूरा फेडरेशन जो बनाना था उसका प्रावधान कहाँ किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए। चलते पर निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, तो संघीय शासन की व्यवस्था अभी आपको बताया भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो अभी आपको मैंने बताया कि अवशेष शक्तियाँ या अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियाँ भारत के गवर्नर जनरल के पास थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं संख्या 24 पर आ जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था? तो स्थायी अवयव जो नहीं था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए एक लिखित संविधान, क्योंकि देश ये लिखित संविधान की जो सर्वप्रथम बात की गई थी भैया, वो की गई थी क्रिप्स मिशन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ आपको एक आंसर देना है, ये बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो जल्दी से अपने आंसर जो भी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दें। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। और इसमें आगे क्या दिया हुआ है? इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा नहीं मिली थी। इसके बाद विभाजन उल्लिखित, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके द्वारा रियायतें, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई? ये भी नहीं। तो यही पहला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? यानी कि जो बर्मा भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था दोस्तों? तो वो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसी के द्वारा वर्मा 1937 में भारत से अलग हो गया था। वर्मा यानी कि तत्कालीन रंगून और अब म्यांमार।
तो दोस्तों, यदि प्रश्न आपको उपयोगी लगे हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि नियमित रूप से वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही दोस्तों, आप किस परीक्षा उपयोगी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।